हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जूम एजुकेशन। मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा तर सिंह और हम आपके फोर्थ चैप्टर का लास्ट पार्ट पढ़ेंगे। इसमें हम थर्ड हेडिंग और फोर्थ हेडिंग को पढ़ेंगे, ठीक है। और हम फर्स्ट हेडिंग के सब पार्ट और सेकंड हेडिंग के सब पार्ट जो पिछले लेक्चर हैं उनमें कवर कर चुके हैं। तो आज हम महायुद्धों के बीच की अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से विश्व में चीज़ें चल रही थी जब युद्ध हो रहे थे, वर्ल्ड वॉर हो रहे थे। तो आपको पता है कि हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपने 9th में भी पढ़ा है, 1914 से 1914 से 1918 तक चला था लगभग। और जो दूसरा विश्व युद्ध था हमारा, यानी कि महायुद्ध भी कह सकते हैं, विश्व युद्ध भी कह सकते हैं, वो हमारा 1939 से लेके 1945 के बीच में चला था। तो आज इनके बीच में क्या क्या हो रहा था और जब युद्ध हो रहे थे तब क्या हो रहा था, ये चीज़ आज हम इस जो हमारी थर्ड हेडिंग और फोर्थ हेडिंग है उसमें हम पढ़ने वाले हैं। और किस तरीके से जो युद्ध है, युद्ध के कारण जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो डिस्टर्ब हुई, किस तरीके से बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो गई, उनको दोबारा पुनर्निर्माण किस तरीके से किया गया, ये हम देखेंगे। अभी तक हम पढ़ क्या चुके हैं, एक बार जस्ट छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था जो हमारा आधुनिक युग था, यानी कि जिस युग में अभी हम जी रहे हैं उससे पहले व्यापार कैसे होता था, रेशम मार्ग से होता था। उसके बाद क्या हुआ, एक तो समुद्री मार्ग की खोज में जब निकले तो अमेरिका की भी डिस्कवरी हो गई। तो फिर जो पहले एशिया की तरफ व्यापार ज़्यादा होता था, फिर अमेरिका की तरफ शिफ्ट हो गया था। फिर उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से 1815 से 1914 तक की इकोनॉमी रही। हमने ये देखा कि कैसे जो टेक्नोलॉजी है उसने अपना रोल प्ले किया, जिसमें हमने मीट वाला एग्जाम्पल देखा था कि रेफ्रिजरेटर, मीट के जो अब पशुओं को पूरा का पूरा लेके जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, रेफ्रिजरेटर आ गया था तो उसको शिप में फिट करके तो छोटे छोटे पार्ट्स में हम ले जाते थे। तो इससे जो है जो मीट है वहाँ सस्ता हो गया था। तो ये हमने एक रोल देखा था कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी जो अपना रोल प्ले करती है। फिर हमने देखा था कि किस तरीके से कोलोनाइजेशन हुआ अफ्रीका का और एशिया का। आपने देखा कि अफ्रीका का कोलोनाइजेशन के लिए बीमारी, रेंडरपेस्ट नामक जो बीमारी थी उसने कैसे रोल प्ले किया, ये हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हमने देखा था जो इंडेंचर्ड लेबर था, ठीक है, गिरमिटिया जो मजदूर थे, अनुबंधित श्रमिकों का जो ले जाए जाते थे, उनसे कैसे आवाजावी हुई। फिर हमने देखा कि जो हमारे इंडियन एंटरप्रेन्योर्स थे उन्होंने किस तरीके से दूसरे देशों में भी पैसा इन्वेस्ट किया। फिर हमने देखा इंडिया ट्रेड, कोलोनाइजेशन एंड ग्लोबल सिस्टम किस तरीके से वर्क कर रहा था। अब आज हम थर्ड हेडिंग को पढ़ने वाले हैं जो है हमारी महायुद्धों के बीच की अर्थव्यवस्था। जिन्होंने लास्ट वाले लेक्चर नहीं देखे हैं, अगर आप वो लेक्चर देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छे से चैप्टर को समझ पाएंगे। तो आपको याद करने की जो चीज़ें हैं वो कम ज़रूरत पड़ेगी याद करने की, क्योंकि समझने के बाद कम ही ज़रूरत पड़ती है। देखो, पहला महायुद्ध यूरोप में लड़ा गया था, ठीक है, लेकिन उसका जो असर था ना पूरी दुनिया पे था, इसीलिए इसको वर्ल्ड वार कहते हैं। क्यों? क्योंकि क्या था, ब्रिटेन युद्ध में शामिल था और यूरोप के बहुत सारे देश जो थे युद्ध में शामिल थे। तो उनकी अलग अलग कॉलोनीज थी। जैसे ब्रिटेन है, भारत का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं था, लेकिन भारत कैसे शामिल था, क्योंकि भारत जो है ब्रिटेन का उपनिवेश था, तो इसलिए भारत शामिल था। तो इसी तरीके से पूरी दुनिया में जो यूरोप के जो देश थे उनकी कहीं ना कहीं कॉलोनीज यानी कि उपनिवेश थे। तो उस तरीके से सारी दुनिया ही इसमें एक तरीके से शामिल थी। इसका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा, ठीक है। इस युद्ध ने जो विश्व अर्थव्यवस्था को एक ऐसे संकट में ढकेल दिया जिससे उभरने के लिए दुनिया को 3 दशक, दशक का मतलब होता है 10 साल, ठीक है, और इंग्लिश में डेकेड बोलते हैं, ठीक है, 3 दशक से भी ज़्यादा समय लगा। तो चौतरफा मतलब एक तरीके से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी आ गई थी, ठीक है, और आर्थिक व्यवस्था तो गड़बड़ा ही गई थी पूरे विश्व की। उसको संभालने के लिए किस तरीके से काम किया गया ये भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि युद्धकालीन रूपांतरण, जब युद्ध हो रहा था उस टाइम कैसे चेंजेस हो रहे थे। तो जो ये युद्ध था ना, 2 खेमों के बीच में लड़ा जा रहा था। एक तो मित्र राष्ट्र, कौन कौन से थे, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, ठीक है। दूसरे पाले में कौन था, केंद्रीय शक्तियां थी, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ओटमन तुर्की, ठीक है। तो ये लोग थे। अगस्त 1914 में ये युद्ध स्टार्ट हुआ था। लोगों को लग रहा था कि ये युद्ध जो है क्रिसमस तक खत्म हो जाएगा, इतना लंबा नहीं चलेगा। लेकिन अब की बार जो ये युद्ध था ना, ये पहले से जितने भी युद्ध इससे पहले हुए थे, ठीक है, एक तो वो वर्ल्ड वाइड नहीं थे, छोटे छोटे आपस में देशों के बीच में हो रहे हैं, ठीक है, पहली चीज़ तो ये। और इसने जो तबाही मचाई, अभी तक के किसी भी युद्ध ने इतनी तबाही नहीं मचाई थी। क्यों? क्योंकि ये युद्ध जो लड़ा जा रहा था सभी इंडस्ट्रियल जो औद्योगिक देश थे उनके बीच में लड़ा जा रहा था। और लोगों को लग रहा था कि ठीक है, ये 1 साल के अंदर या क्रिसमस तक, अगस्त में चला है तो क्रिसमस तक खत्म हो जाएगा, लेकिन ये 4 साल चला, ठीक है। मानव सभ्यता के इतिहास में ऐसा भीषण युद्ध अभी तक कभी नहीं हुआ था। यानी कि जब ये हो रहा था 1914 में स्टार्ट हुआ था, तब
तक नहीं हुआ था। इसके बाद तो किसी ने सोचा नहीं था कि वर्ल्ड वॉर 2 भी हो जाएगा। ठीक है, इसमें सबसे अगुआ औद्योगिक राष्ट्र लड़ रहे थे, यानी कि जो, क्योंकि अब क्या था, अब इनके पास इंडस्ट्रियलाइज हथियार है। पहले लोग कैसे लड़ते थे, घोड़े हाथी वगैरह से लड़ते थे, अब इनके पास इंडस्ट्रियलाइज्ड हो चुके हैं ये। ठीक है, मशीनें हैं, तोप हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके साथ ये लड़ा जा रहा है। बेहिसाब आधुनिक उद्योग शक्तियाँ इकट्ठा हो रखी थी, ये हम जानते हैं। फिर हम देखेंगे कि जो ये पहला, एक तरीके से कह सकते हो, अगर आपसे पूछा जाए पहला आधुनिक औद्योगिक युद्ध कौन सा था, तो हमारा जो महायुद्ध पहला या फिर वर्ल्ड वॉर 1 हमारा पहला आधुनिक औद्योगिक युग था। क्योंकि इसमें ही ज़्यादा, जैसे देख सकते हैं आपकी, ये कारखानों में वर्कर्स से हथियार बनवाए जा रहे हैं, मशीन गन, टैंक, हवाई जहाज, रासायनिक हथियारों का यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, युद्ध के लिए दुनिया भर से असंख्य सिपाहियों को भर्ती किया गया था। ठीक है, विशाल जलपोत, रेलगाड़ियों को भरकर युद्ध के मोर्चे के लिए ले जाया जाना था। आप देख सकते हैं कि जब आपने नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ा होगा तो किसान दुखी थे। ठीक है ना, क्योंकि जो उनके बच्चे थे उनको जब जबरन भर्ती की जा रही थी वर्ल्ड वॉर के लिए। ठीक है ना, सिपाहियों को लड़ाने के लिए। तो एक ये भी इशू था कि भारत में जो आंदोलन हो रहे थे उस टाइम पे वो स्पीड पकड़ रहे थे, और मेनली मतलब गांधी जी के आने से पहले भी बहुत सारे आंदोलन हुए थे, लेकिन उन गांधी जी के आने के बाद जो आंदोलन हुए उनमें ज़्यादातर किसानों ने भाग लिया और ज़्यादातर लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा अर्थव्यवस्था खराब हो चुकी थी। ठीक है, इस युद्ध ने मौत और विनाश जैसी भीषिक रची औद्योगिक युग से पहले, और औद्योगिक शक्ति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस युद्ध में लगभग 90 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे और 2 करोड़ लोग घायल हो गए थे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे मृतकों और घायलों से ज़्यादा जो कामकाजी उम्र के लोग थे। अब इन्होंने क्या किया, जब युद्ध हो रहा था ना, तो जो एबल्ड बॉडी जो हट्टे कट्टे थे उन लोगों को क्या किया, सेना में भर्ती कर लिया। अब घरों में काम करने के लिए कोई रहा नहीं, तो उनकी जगह एक तो महिलाओं ने मोर्चा संभाला, महिलाओं ने काम करना स्टार्ट कर दिया, और बहुत सारे लोग जो थे वो मारे भी गए। तो इस तरीके से जो एक परिवार के सदस्य घट जाने से परिवार की आय भी गिर गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 90 लाख लोग मरे हैं। तो परिवार के जो सदस्य मर गए थे एक तरीके से, कौन, जो सोल्जर्स थे। जाने से युद्ध के बाद परिवार की आय घट गई थी। युद्ध संबंधी सामग्री का उत्पादन करने के लिए उद्योगों का पुनर्गठन किया जा रहा था, यानी कि उनको रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा था कि अब जो, जैसे मान लो वेपन्स बनाने हैं, ठीक है, मेटल्स वगैरह का, मेटल इंडस्ट्री उभर रही थी। भारत में भी बहुत सारी इंडस्ट्री उभर रही थी। क्यों? क्योंकि एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड, ओके। तो जब ये इंडस्ट्रीज उभर रही थी तो इन इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए भी कोई चाहिए था, तो महिलाएं भी गई यहाँ पे काम करने के लिए। साथ के साथ यहाँ पे एक क्या बढ़ रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। ठीक है, पैसा जो डिफेंस में पैसा लग रहा है उससे रोजगार बढ़ रहा है। तो एक तरीके से जब युद्ध हुआ ना तो इकोनॉमिक बूम आ गया था। इकोनॉमिक बूम का मतलब है कि इंडस्ट्रीज नई नई सेटअप हो रही थी, लोगों को रोजगार ज़्यादा मिल रहा था। ठीक है, लोगों की आय में कमी आ रही थी, लेकिन एक चीज़ ये भी ध्यान में रखेंगे, युद्ध के कारण दुनिया के सबसे शक्तिशाली आर्थिक ताकतों के बीच आर्थिक संबंध टूट गए। अब एक बात ध्यान रहे कि देखो, अमेरिका के साथ भी व्यापार होता था, ठीक है, और जो यूरोप के जो बाकी देश थे उनका भी आपस में व्यापार होता, चाहे ब्रिटेन है, चाहे फ्रांस है, जो भी देश है, आपस में व्यापार होता था। लेकिन अब जो देश हैं किस में बट गए, 2 हिस्सों में बट गए। ठीक है, तो अब आपस में जब वो युद्ध लड़ रहे हैं तो आपस में व्यापार तो होगा नहीं। जब व्यापार नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है कहाँ जा रही है, नीचे जा रही है। अब वे एक दूसरे से बदला लेने पर उतारे थे। अमेरिकी बैंक और अमेरिकी जनता से भारी कर्जा लेना पड़ा। अभी अमेरिका से कर्जा लेना पड़ रहा है क्योंकि अमेरिका जो है युद्ध में बहुत बाद में इन्वॉल्व हुआ था। ठीक है, और उसका उतना ज़्यादा एक तरीके से लॉस नहीं हुआ था। अब इस टाइम पे ब्रिटेन ने भी और बाकी देशों ने भी अमेरिका से बहुत ज़्यादा कर्जा ले लिया था, बल्कि वहाँ की जनता से भी कर्जा लिया गया था। तो पहले तो ये कर्जदार हुआ करता था अमेरिका, अब ये कर्जदाता देश बन गया। ठीक है, अब आप देखेंगे किस तरीके से अमेरिका बाकी देशों की भी इकोनॉमी को चेंज करेगा आने वाले समय में युद्ध के बाद। ठीक है, कहने का आशय ये है कि युद्ध के बाद दूसरे देशों में अमेरिका व उसके नागरिकों की संपत्ति की कीमत अमेरिका, क्योंकि इन्होंने क्या किया कि अब फॉर एग्जांपल जब ब्रिटेन युद्ध खत्म हुआ,
युद्ध खत्म होने के बाद जो देश हैं उनके पास पैसे तो है नहीं देने के लिए, तो वो क्या करेंगे, अपनी अपनी टेरिटरी दे देंगे, अपना क्षेत्र दे देंगे कि हाँ ठीक है भाई, इस ज़मीन पे आप कब्जा कर लो, इसे आप अपनी मान लो। तो इसलिए आपने आज के टाइम में भी आप देखते हो कि अमेरिका की हर जगह पे कहीं ना कहीं ज़मीन पाई ही जाती है। नागरिकों के स्वामित्व तथा नियंत्रण वाली संपदाओं से कहीं ज़्यादा हो चुकी थी, यानी कि जितने खुद के एक देश की संपत्ति थी उससे ज़्यादा वहाँ के जो अमेरिकी नागरिक थे उनकी संपत्ति हो गई थी, क्योंकि उन्होंने कर्जा दे रखा था युद्ध के टाइम। अब युद्धोत्तर सुधार, यानी कि जब युद्धोत्तर यानी कि युद्ध के बाद, ठीक है, युद्धोत्तर यानी पोस्ट वार रिकवरी, यानी कि युद्ध के बाद आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने का रास्ता काफ़ी मुश्किल था। क्यों? क्योंकि देखो, युद्ध से पहले ब्रिटेन सबसे ज़्यादा बड़ी अर्थव्यवस्था हुआ करता था, क्योंकि ब्रिटेन से ही सबका ज़्यादा व्यापार हुआ करता था। युद्ध के बाद सबसे लंबा संकट जो झेला वो ब्रिटेन ने ही झेला। अब क्या हुआ था ब्रिटेन के साथ? जिस समय ब्रिटेन युद्ध से जूझ रहा था तो भारत और जापान में उद्योग विकसित हो रहे थे, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था। अब जब जो मशीनों से सस्ता माल बनाकर ये भारत लेकर आता था, अब वो भारत में भी एक तरीके से लिटिल लेवल पे डेवलप हो चुकी हैं। तो अब वो अस्तित्व जो था वो स्थापित करना मुश्किल था, क्योंकि जापान भी आ चुका था, ठीक है। युद्ध के बाद भारतीय बाजारों में पहले वाली वर्चस्वशाली स्थिति प्राप्त करना ब्रिटेन के लिए बहुत मुश्किल हो गया था। अब उसे जापान से भी एक तरीके से प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था। दूसरा, उसने युद्ध के खर्चे की भरपाई करने के लिए मतलब युद्ध का जो खर्चा था उसने अमेरिका से जम के कर्जे लिए थे। इसका परिणाम ये हुआ कि युद्ध के ख़त्म होने के बाद ब्रिटेन भारी विदेशी कर्जे में दब चुका था, ठीक है। विदेशी कर्जा यानी कि एक्सटर्नल डेबिट का मतलब इंग्लिश मीडियम वाले अगर पढ़ रहे हैं तो एक्सटर्नल यानी कि जो बाहर देश से लिया गया, अपने देश में से हम लेते हैं, ठीक है, लेकिन जो बाहर देश से लिया जाता है वो एक्सटर्नल डेबिट या फिर बाहरी विदेशी कर्जा कहा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद जो मैंने आपको बताया था, युद्ध के समय में आर्थिक उछाव यानी कि इकोनॉमिक बूम बोलते हैं इसको, इकोनॉमिक बूम, यानी कि इस टाइम क्या हो रहा था, युद्ध पे पैसा लग रहा था, अनाज वगैरह प्रोड्यूस हो रहा था बहुत ज़्यादा अमाउंट में, जो वेपन वगैरह है वो प्रोड्यूस हो रहे थे, इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही थी। तो युद्ध के टाइम में इकोनॉमिक बूम आ गया था, ठीक है। सब चीज़ों को बढ़ा दिया था इसने, उत्पादन को भी बढ़ा दिया था और रोज़गारों को भी बढ़ा दिया था। लेकिन जैसे ही युद्ध खत्म हुआ तो अब वेपन्स बनाने नहीं हैं, तो जिन लोगों को हायर किया गया था वो कहाँ जाएंगे, घर पे बैठेंगे। जिन सोल्जर्स को हायर किया गया था वो भी घर में बैठेंगे, अब तो तुम्हें ज़रूरत नहीं है। तो एक तरह से बेरोज़गारी बढ़ने लगी और उत्पादन गिरने लगा, ठीक है। दूसरी ओर भारी भरकम युद्ध संबंधी व्यय में कटौती शुरू हो गई, ठीक है ना, वही ताकि शीतकालीन करों के सहारे ही उनकी भरपाई की जा सके। यानी कि अब क्या करेंगे, अब किसानों ने फसल उगाई हुई है, ठीक है। युद्ध के समय तो जो गेहूं वगैरह है उसका एक तरीके से कंजप्शन हो रहा था, ठीक है, लेकिन जब युद्ध खत्म हुआ उसका कंजप्शन इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो अब इससे क्या हुआ, गेहूं बहुत ज़्यादा हो गया, और जब गेहूं बहुत ज़्यादा हुआ, ठीक है, तो उसकी जब भी किसी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, तो उसके दाम गिर जाते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो गेहूं ज़्यादा हो गया था तो उसकी प्राइसेस जो है कम हो गई। अब किसानों को तो बेचना ही है अपना गेहूं, ठीक है, कीमत कम मिल रही है, लेकिन ब्रिटेन सरकार भी कर्जे में है। वो अगर ये सोचेगी कि मैं कर यानी कि टैक्स, अगर मैं टैक्स कम कर दूंगी इन लोगों से, किसानों से, तो फिर मैं कर्जा कैसे चुका पाऊंगा। तो इसी तरीके से जो एक तरीके से टैक्सेस थे उनको कम नहीं किया गया। ये आपने देखा होगा, गांधी जी जब बहुत सारे आंदोलन लड़े गए थे तो टैक्सेस को कम करने की भी बात की गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हैं इन प्रयासों से रोजगार जो है भारी तादाद में ख़त्म हो चुके थे 1921 में, ठीक है। ये अगर हम बात करें 1921 की, अगर ब्रिटेन की बात करें कि एक तो वहाँ पे इकोनॉमिक बूम था, वहाँ पे इंडस्ट्रीज फ्लरिश कर रही थी, वहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ रहा था क्योंकि युद्ध लड़ा जा रहा था, बेरोजगारी बढ़ने लगी। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब युद्ध खत्म हो गया तो वहाँ पे उत्पादन कम हो गया, बेरोजगारी बढ़ने लगी, ठीक है, कर वहाँ पे लिए ही जाते थे। उसके बाद ये देखा गया युद्ध के बाद हर 5 में से 1 जो यूरोपियन है वो क्या है, वो बेरोजगार है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन शुरू में ही कहा गया है कि बहुत ज़्यादा ब्रिटेन को झेलना पड़ रहा था। अब देखिए, बहुत सारी कृषि आधारित अर्थव्यवस्थाएं भी संकट में थी। कृषि आधारित अर्थव्यवस्थाएं जैसे हमारी, ठीक है, उदाहरण के लिए गेहूं उत्पादकों की हालत पर विचार। जैसे मैंने बताया कि गेहूं युद्ध से पहले पूर्वी यूरोप विश्व बाजार में गेहूं की आपूर्ति करने वाला एक बड़ा केंद्र था, ठीक है। यानी कि पूर्वी जो हमारा यूरोप था, यूरोप किया करता था युद्ध की आपूर्ति। अब युद्ध जो है, ये जो यूरोप है
ये युद्ध लड़ रहा था। तो कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में गेहूं की पैदावार जो है अचानक से बढ़ने लगी। लेकिन जब युद्ध खत्म हुआ तो गेहूं की पैदावार सुधरने लगी, मतलब युद्ध समाप्त हुआ। पूर्वी यूरोप में दोबारा से ये लोग क्या करने लगे, अपना गेहूं उगाने लगे। तो अब फिर से अब तो जो कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जो गेहूं उगाया जा रहा है वो यहाँ नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये अपना खुद का उगाने लगे। तो यहाँ पे जो गेहूं की अति यानी कि गेहूं की बहुत ज़्यादा अमाउंट यहाँ पे हो गई। तो इससे क्या हुआ, अनाज की कीमतें गिर गई, ठीक है, ग्रामीण आय कम हो गई, किसान गहरे कर्जे और संकट में फंस गए, ठीक है। तो ये तो हमने देखा कि बाकी देश यानी कि युद्ध जो लड़ा गया है, अब कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एक तरीके से ये देखें तो ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है युद्ध में, ठीक है, लेकिन इनके ऊपर भी इम्पैक्ट आ रहा था युद्ध खत्म होने के बाद। तो अर्थव्यवस्थाएं हिल गई थी एक तरीके से। अब बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग, अब क्या हुआ था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो अमेरिका है, अमेरिका में जो रिकवरी थी, ठीक है, सुधार जो था जल्दी हो गया। क्यों? क्योंकि अमेरिका बहुत बाद में इन्वॉल्व हुआ था युद्ध में। अमेरिका में सुधार की गति तेज थी। ये हम पहले ही देख चुके हैं कि युद्ध से अमेरिका की अर्थव्यवस्था को कितना फायदा पहुंचा था। युद्ध के क्यों, कैसे पहुंचा था? क्योंकि अमेरिका से क्या किया गया था, एक सेकेंड, अमेरिका से बहुत सारा कर्जा लिया गया था। उस कर्जे के बदले अमेरिका को बहुत प्रॉफिट मिला था। तो अब इनके पास बहुत पैसा था। तो कुछ समय के लिए तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भी झटका लगा था, लेकिन 20 के दशक के शुरुआती सालों में जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था तेजी से तरक्की पकड़ने लगी। अब यहाँ पे ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आप समझेंगे। हुआ क्या कि यहाँ से ना, वैसे तो जो हमारा 19वीं शताब्दी थी, ठीक है ना, लेट 19th सेंचुरी थी, उसमें ही मास प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो गया था, बृहद उत्पादन होना स्टार्ट हो गया था। ये बृहद उत्पादन क्या है? बृहद उत्पादन का मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल आज के टाइम में मोस्ट ऑफ द घरों में लैपटॉप होते हैं, है ना, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के पास स्मार्टफोन होते हैं। तो पहले क्या होता था कि जो महंगी चीज़ें होती थी या लग्जरी वाली चीज़ें होती, मास प्रोडक्शन का मतलब है कि जो पूरी जनता जिस चीज़ को यूज़ करे, जिसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर हो, जैसे आज के टाइम पे वॉशिंग मशीन हो गई, कुकिंग गैस हो गई, इन सब का मास प्रोडक्शन होता है। पता है कि हाँ, इसका कंजप्शन हो ही जाएगा। कंजप्शन का मतलब कि यूज़ कर लेना। तो बृहद उत्पादन की ओर बढ़ने का सिलसिला तो 19वीं सदी के आखिर में ही शुरू हो चुका था। 19वीं सदी बोले तो 1801 से लेके 1899 तक। तो इसने कहा आखिर में, तो यानी कि कहीं लास्ट में ही स्टार्ट हुआ होगा ये। लेकिन 1920 के आसपास इसका तेजी एक तेजी आई। इसमें किस तरीके से तेजी आई ये देखेंगे। 1920 के दशक में तो यह अमेरिकी औद्योगिक उत्पादन की विशेषता बन गया था। और ये कैसे विशेषता बना? अब क्या हुआ कि जो हेनरी फोर्ड है ना, उनको इसका श्रेय जाता है। उन्होंने क्या देखा कि जो बूचड़ खाना होता है, जहाँ पे पशुओं को काटा जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे एक कन्वेयर बेल्ट थी। जैसे आपका अगर आप देखें तो आप जब मेट्रो में जाते हैं तो वो कन्वेयर बेल्ट आप अपना क्या करते हैं, बैग रख देते हैं और अपना बैग बाद में आके उठा लेते हैं, ठीक है। सेम वैसे जो पशु थे उनको काट दिया जाता था और जिसका जो जिस विक्रेता का वो पार्ट होता था वो उठा लेता था। तो सेम इसी तरीके से जो हेनरी फोर्ड है, उनको ये लगा कि जो ये असेंबली लाइन है, ये कन्वेयर बेल्ट जो है, ये अगर मैं अपने उद्योग में लगा दूं, कार बनाने के उद्योग में लगा दूं, तो उससे क्या होगा कि एक पर्सन जो है स्पेसिफिक एक ही पार्ट बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये पेन है कि एक पर्सन ये रबड़ बनाएगा, ठीक है, एक पर्सन ये टिप बनाएगा, एक पर्सन इसका पीछे का पार्ट बनाएगा, एक पर्सन इसका आगे का पार्ट बनाएगा। तो मतलब हर बंदे को अपने अपने काम में स्पेशलाइजेशन हो जाएगी। और एक एक पार्ट को, जैसे कन्वेयर बेल्ट पे फॉर एग्जांपल एक बंदा यहाँ पे है, उसने फॉर एग्जांपल इसमें इसको पीछे वाले पार्ट को फिट कर दिया, फिर अगला बंदा क्या करेगा, इसके अंदर निप फिट कर देगा। तो एक तो वर्कर्स इतनी स्पीड से कन्वेयर बेल्ट चलेगी, जितनी स्पीड से कन्वेयर बेल्ट चलेगी उतनी स्पीड से वर्कर्स को काम करना पड़ेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब कन्वेयर बेल्ट चल रही है, कोई भी वर्कर आपस में बात नहीं कर पाएगा, है ना, बात करेगा तो स्किप हो जाएगा बहुत सारा काम। तो इसी तरीके से शुरू में तो क्या हुआ, जब ये सिस्टम लागू किया गया, कन्वेयर असेंबली लाइन्स, आधुनिक असेंबली लाइन इसको बोलते हैं, कन्वेयर बेल्ट वाला, तो उस टाइम क्या हुआ कि उस टाइम पे लोगों को जो वर्कर्स थे उनके ऊपर बहुत प्रेशर आ गया, तो उन्होंने जॉब छोड़ना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जो हेनरी फोर्ड है, उन्होंने क्या किया, उनका जो वेतन है वो डबल कर दिया, ठीक है। वेतन डबल करने के बाद भी उनको प्रॉफिट हो रहा था। ये आप देख सकते हैं कि उसके दूसरे सिरे पर, जैसे मैंने बताया कि ये उन्होंने जो बूचड़ खाने में देखा था और वहाँ से ये अपनी जो कंपनी थी डेट्रॉइट, वहाँ पे इन्होंने इसका इस्तेमाल किया था, ठीक है।
दूसरे खड़े विक्रेता अपने हिस्से का मांस उठाकर निकाल ले जाते थे। यह देखकर फोर्ड को यह लगा कि गाड़ियों के उत्पादन के लिए भी असेंबली लाइन का तरीका समय और पैसे दोनों के लिहाज से अच्छा होगा। असेंबली लाइन पर मजदूरों को एक ही काम, जैसे फॉर एग्जाम्पल साबित होता, मतलब एक ही काम जो होगा, एक ही काम उसको करना होगा तो वो ज़रा स्पीड से होगा। असेंबली लाइन पर मजदूरों को एक ही काम, जैसे कार के किसी खास पुर्जे पर ही लगाते रहना, मशीन ढंग से बार बार करते रहना, काम की रफ्तार इसी बात से तय होगी कि कन्वेयर बेल्ट की स्पीड क्या है। तो मैंने ये बताया कि उन्होंने गति बढ़ाकर अपनी जो प्रोडक्शन है, पहले एक कार को बनने में काफ़ी समय लगता था, अब उसी कार को बनने में बहुत कम समय लगता है। तो इसी तरीके से कुछ पल के लिए अवकाश लेना भी जोखिम भरा हो जाता था मज़दूरों के लिए, मैं आपको बता चुकी हूँ। तो मज़दूरों ने एक तरीके से बहुत स्ट्रेस में आ गए, लेकिन उन्होंने क्या किया, जो वेज था यानी कि जो वेतन था उसको बढ़ा दिया। इस व्यवस्था में मजदूर अपने साथियों के साथ बातचीत भी नहीं कर पाते थे। इसका नतीजा यह हुआ कि हेनरी फोर्ड के कारखाने की असेंबली लाइन में हर 3 मिनट में एक कार तैयार हो रही है। ठीक है, इससे पहले की पद्धतियों के मुकाबले यह रफ्तार कई गुना ज़्यादा थी। टी मॉडल नामक कार जो थी वो बृहत उत्पादन पद्धति से बनी थी, यानी कि मास प्रोडक्शन से बनी थी। ठीक है, टी मॉडल जो फोर्ड कार थी, फोर्ड की गाड़ी आप भी देखते होंगे आप लोग। शुरुआत में जो फोर्ड फैक्ट्री के मजदूर थे उन्होंने असेंबली लाइन पर पैदा होने वाली थकान झेलने में काफ़ी मुश्किल हुई, लेकिन तो उन्होंने छोड़ के जाना भी स्टार्ट किया। लेकिन हेनरी ने क्या किया, वेतन को दुगना कर दिया, $5 डेली वेज कर दिया गया। ठीक है, ट्रेड यूनियन गतिविधियों पर पाबंदी लगा दी। ट्रेड यूनियन गतिविधियों पर क्यों पाबंदी लगाई गई, क्योंकि अगर मान लो वर्कर्स इकट्ठा होकर ट्रेड यूनियन में इकट्ठा होंगे, स्ट्राइक करने लगेंगे तो बार बार काम में रुकावट आएगी, तो इसलिए उन्होंने ट्रेड यूनियन अपनी कंपनी में नहीं बनने दी। तो यहाँ पे देखो कि ये जो एक तरीके से जो ये असेंबली लाइन वाला सिस्टम था, ठीक है, ये बाकी जो अमेरिका, पूरे अमेरिका में ये लागू हो गया। अब हुआ क्या कि इससे चीज़ें सस्ती हो गई। एक और चीज़ हम देखेंगे, तनख्वाह बढ़ने से हेनरी फोर्ड के अब फॉर एग्जांपल आप ये देखिए कि असेंबली लाइन की जो कन्वेयर बेल्ट है, हर बंदा एक एक पुर्जा बना रहा है, तो डेफिनेटली लेबर्स की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। लेबर्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो लोगों को काम भी ज़्यादा मिलेगा, रोज़गार भी ज़्यादा मिलेगा। तो इससे क्या था, एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई थी। असेंबली लाइन की रफ्तार बार बार बढ़ाने लगे, उनके मजदूरों का काम बोझ लगातार बढ़ता रहा, लेकिन फिर भी उन्होंने यही कहा कि जो ये मेरा फैसला था ना, मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा फैसला था, इससे मेरी कॉस्ट कटिंग कम हो गई, यानी कि आप किसी बिजनेस में कितना लगाते हो वो चीज़ कम हो गई। फोर्ड द्वारा अपनाई गई उत्पादन पद्धति को जल्दी ही पूरे अमेरिका में भी अपनाया जाने लगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 20 के दशक के यूरोप में उनकी नकल की जाने लगी। बृहत उत्पादन ने इंजीनियरिंग आधारित, यानी कि जो इंजीनियरिंग आधारित जो चीज़ें बनती थी, इंडस्ट्रीज में जो चीज़ें बनती थी, उनकी लागत कीमतें कम कर दी। अब ऐसा हो गया था, एक तो ये चीज़ हो गई थी, अब कार भी सस्ती हो गई, लागत कम हो गई तो कार की वैल्यू सस्ती हो गई। तो कार की वैल्यू सस्ती हो गई तो कार को अफोर्ड भी बहुत सारे लोग कर सकते थे। ठीक है, दूसरा एक और जो सिस्टम यहाँ पे लागू हुआ, हायर परचेज का। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि किस तरीके से सिस्टम बिगड़ेगा, ये ध्यान से रखेंगे। हायर परचेज का कि लोगों ने क्या किया, इन्होंने हायर परचेज यानी कि आप किस्तों पे सामान ले सकते हो। आप सामान ले जाइए, गाड़ी ले जाइए, बाद में पैसे दे दीजिए, 7 दिन में दे दीजिए, महीने में दे दीजिए, 1 साल में दे दीजिए। ठीक है, जो आज के सिस्टम, आज का हमारा सिस्टम है, क्रेडिट कार्ड पे भी हम लेते हैं चीज़ें, तो सारी चीज़ें कर्जे पर खरीदते थे। ठीक है, अब लोगों ने कर्जा ले रखा है, ये बात ध्यान में रखिएगा, यही चीज़ आपकी आगे जाके काम आएगी कि 2 चीज़ें यहाँ पे इसमें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, मास कंजप्शन और मास प्रोडक्शन में, यानी कि बृहत उत्पादन, ठीक है, और व्यापक उपभोग में। ठीक है, बृहत उत्पादन मतलब जो बहुत सारे लोगों के लिए प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, और व्यापक उत्पादन यानी कि बहुत सारे लोग ही उस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं। अब डेफिनेटली अगर मान लो प्रोडक्शन हो रहा है, समझ रहे हो, अब उत्पादन हो रहा है, इंडस्ट्री में चीज़ें बन रही है, अगर उनको कोई खरीदेगा ही नहीं, उनका उपभोग ही नहीं होगा तो उनको फ़ायदा कैसे होगा। तो इस उपभोग को बढ़ाने के लिए ये हायर परचेज जैसी चीज़ें लेके आए गए थे कि किस्तों पे ले जाओ, लेकिन ले जाओ, बाद में मिल जाएगा, थोड़ी सी वो फिर इंस्टॉलमेंट में दे के हो जाता था। ठीक है, तो लोगों के पास अब फ्रिज, वॉशिंग मशीन, जो एक लग्जरी वाली चीज़ें थी, वो सभी लोगों के पास होने लगी। तो हमने देखा कि किस तरीके से पहले जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे, अब वो चीज़ें आसानी से खरीद पाते हैं, हायर एंड परचेज जो एक स्कीम आई थी उसके थ्रू। इससे लोग अपने जो नए नए घर बना रहे हैं, उससे क्या हुआ कि संपन्नता का आधार पैदा हुआ। ठीक है, मकान के निर्माण और घरेलू ज़रूरतों की चीज़ों से,
यानी कि लोग अगर मकान खरीद रहे हैं तो उसके लिए पैसा दे रहे हैं, चाहे वो इंस्टॉलमेंट में ही दे रहे हैं, किश्तों में ही दे रहे हैं। तो मार्केट में पैसा जा रहा है, तो चीज़ें और प्रोड्यूस हो रही हैं, चीज़ों का और उत्पादन हो रहा है, और उत्पादन हो रहा है तो उसका उपभोग भी हो रहा है। अगर उत्पादन हो रहा है तो उत्पादन करने के लिए लोग भी चाहिए, तो नए नए रोजगार भी आ रहे हैं, आमदनी भी बढ़ रही है। तो इससे क्या हुआ कि एक बार फिर से अमेरिका जो है अपने पैसे दूसरे देशों को फिर से उधार देने लगा। तो जिससे बाकी देश भी, अब मान लो पैसा आ गया बाकी देशों के पास, तो वो भी क्या करेंगे, उस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, उससे उत्पादन करेंगे। तो बाकी देशों की भी थोड़ी थोड़ी स्थिति जो है उभरने लगी थी। ठीक है, लेकिन ये जो एक आप कह सकते हैं एक बढ़ोतरी आई थी, ये जो उबाल आया था, ठीक है, ये बहुत लंबे समय तक नहीं रहा। ठीक है, 1929 तक आते आते दुनिया जो है एक ऐसे आर्थिक संकट में फंस गई जिसका दुनिया ने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। यानी कि एक आर्थिक मंदी आ गई, इंग्लिश में इसको डिप्रेशन कहते हैं। ये महामंदी क्यों आई पहले तो हम ये देखेंगे। ठीक है, आर्थिक महामंदी की शुरुआत 1929 में हुई थी, ये आप याद रखेंगे, क्योंकि जो वो आपके 1 मार्क के क्वेश्चन होंगे या स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स में से ठीक करने होंगे तो आपसे डेट पूछी जा सकती है। यह संकट 30 के दशक के मध्य तक बना रहा, यानी कि आप कह सकते हैं ये 10 साल तक रहा, 1939 तक यहाँ पे आप कह सकते हैं। और उसके बाद आपको पता ही है विश्व युद्ध जो सेकंड था वो स्टार्ट हो गया था। इस दौरान दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों के उत्पादन, रोजगार, आय और व्यापार में भयानक गिरावट आई। ठीक है, क्या हुआ था ऐसा, मतलब हमने अभी तक बात कर ली अमेरिका में क्या चल रहा था। अमेरिका संपन्न हो चुका था, अमेरिका ने 2 चीज़ें लागू कर ली थी, एक तो असेंबली लाइन वाली, ठीक है, मास प्रोडक्शन हो रहा था, बृहत उत्पादन और व्यापक उपभोग हो रहा था। ठीक है, नए रोजगार, अमेरिका ठीक ठाक काम कर रहा था। अब बाकी जो देश थे, ठीक है, उनमें मंदी आ गई। अब मंदी के कंसेप्ट को आप ज़रा ध्यान से समझेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल मंदी आने का पूरा एक लिंकिंग सिस्टम आप समझेंगे पूरा। जब भी कहीं भी मंदी आती है तो यहाँ पे आप देखिए, जब भी मंदी आएगी ना तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा। ठीक है, जो उत्पादन है अगर वो कम हो गया, ठीक है, क्यों कम होगा उत्पादन, क्यों कम होगा, क्योंकि मंदी आई, लोगों के पास पैसे नहीं रहे। लोगों के पास पैसे नहीं रहे तो वो चीज़ें कैसे खरीदेंगे। अगर लोग कम चीज़ें खरीद रहे हैं तो उत्पादन ही नहीं होगा, क्योंकि चीज़ें शॉप में ही रखी हैं। तो यहाँ पे आप पूरा समझेंगे कि अमेरिका मास कंजप्शन कर रहा था, अमेरिका में मास प्रोडक्शन हो रहा था, यानी कि बृहत उत्पादन हो रहा था। लेकिन उत्पादन करने का फ़ायदा क्या होगा जब उसका उपभोग ही नहीं होगा। अगर वो सामान मान लो दूसरे देशों में भेज रहा था, अब दूसरे देशों में दूसरे जो देश हैं वो आर्थिक मंदी से इतना ज़्यादा जूझ रहे हैं कि उनके पास खरीदने के लिए ही पैसे नहीं है, तो अमेरिका पे भी असर आएगा। तो हम देखेंगे किस तरीके से इसका पूरे विश्व पे असर पड़ा और भारत पे भी इसका किस तरीके से असर पड़ा। इस दौरान दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों के उत्पादन, रोजगार और आय, व्यापार में भयानक गिरावट आई। ठीक है, ये आपको मालूम ही है कि उत्पादन होता है तो रोजगार पे भी फर्क पड़ता है, आय और व्यापार में भी फर्क पड़ता है, क्योंकि मेनली तो उत्पादन होता है, तो उत्पादन से व्यापार तो होता ही है ना। तो ये 4 चीज़ें आप लिंक करके लिख लेंगे। इस मंदी का समय और असर सब देशों पे एक जैसा नहीं था, लेकिन आमतौर पर ऐसा था कि कोई भी, मतलब किसी देश पे कम है, किसी देश पे ज़्यादा है, लेकिन सभी देशों पे एक तरीके से ये असर था। यहाँ पे कृषि क्षेत्र और समुदाय पर सबसे बुरा असर पड़ा था इसका। हम देखेंगे क्यों, क्योंकि औद्योगिक उत्पादों की तुलना में जो खेतर उत्पादों की कीमतों में ज़्यादा भारी गिरावट आई थी और ज़्यादा समय तक बनी रही थी। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे क्या हुआ था। इस महामंदी के हम कारण देखेंगे, कई कारण थे इस महामंदी के। ठीक है, तो हम देखेंगे पहला कारण ये था कि कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन की समस्या बनी हुई थी। अति उत्पादन की क्या हो रहा था कि कृषि में बहुत ज़्यादा उत्पादन हो रहा था। जैसा कि हमने पिछले पैराग्राफ में पढ़ा कि भाई पहले तो जो यूरोप है, यूरोप पूरा युद्ध में लगा हुआ था, तो उसने गेहूं का क्या कर दिया, गेहूं का उत्पादन जो है बंद कर दिया था अपना। ठीक है, उस टाइम पे। लेकिन जब युद्ध बंद हुआ, अब हम बात कर रहे हैं 1929 की, युद्ध बंद होने के बाद इसने अपना जो है उत्पादन दोबारा से स्टार्ट कर दिया। अब जब युद्ध के दौरान अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा भी गेहूं का उत्पादन कर रहे थे, तो गेहूं का इतना ज़्यादा पड़ा था, गेहूं सबके पास एक्स्ट्रा पड़ा था। तो इससे क्या हुआ, जब जो चीज़ एक्स्ट्रा पड़ी है, जैसे होता है ना कि यार इतनी सारी चीज़ पड़ी है, कोई तो लेगा इसको, तो हमने क्या कर दिया, सस्ते में सेल लगा दी, ऑफर में दे दिया, उसके प्राइस कम कर दिए ताकि खरीद ही ले इसको कुछ। तो इस तरीके से क्या हुआ कि गेहूं के जो हैं दाम बिल्कुल गिर गए। तो यहाँ पे देखिए, कृषि उत्पादों की गिरती कीमतों के कारण स्थिति खराब हो गई, कीमतें गिरी और किसान की आय घटने लगी।
ठीक है। अब कीमतें गिरी, अब मान लो उसको सेम प्रोडक्शन किया, उसने सेम उत्पादन किया है और उसको पर्टिकुलर अमाउंट मिल रहा था, कुछ पैसे मिल रहे थे, मान लो 100 रुपीज़ मिल रहे थे उसके, ठीक है। अब मान लो 1 किलो गेहूँ, वैसे इतना होता नहीं है, 10 किलो गेहूँ लगा लेते हैं हम, 10 किलो गेहूँ 100 रुपये का आया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पहले उसको पड़ता था 100 रुपये का, अब 10 किलो गेहूँ ही उसको कितने का देना पड़ रहा है, 80 रुपये का देना पड़ रहा है। तो वो क्या करेगा, उसकी आमदनी कम हो गई तो क्या करेगा, वो ज़्यादा प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा। इससे पहले ही गेहूँ ज़्यादा है और ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अपनी आय स्तर बनाए रख सके इसलिए और ज़्यादा उत्पादन होने लगा। फलस्वरूप इसी वजह से बाजार में जो कृषि उत्पाद हैं, यानी कि जो खेतों में जो चीज़ें उत्पादन हो रहा था, ये सिर्फ गेहूं की नहीं, बाकी फसलों की भी, कई फसलों की और भी समस्या थी। तो बाजार में कृषि उत्पादों की आमदा और बढ़ गई, यानी कि उनका और ज़्यादा क्या हुआ, फसल के दाम गिर गए, ठीक है। खरीदारों के अभाव में कृषि उपज जो है पड़ी सड़ने लगी, क्योंकि एक्स्ट्रा था, सबको सस्ते में मिल रहा था, एक्स्ट्रा इतना था कि कोई खरीदने वाला ही नहीं था। दूसरा कारण हम देखेंगे कि 1920 के दशक के मध्य, 1920 के दशक की जो ये बात करता है ना, जब ये कहता है कि 1920 के दशक के मध्य, तो यहाँ पे देखो 1920 का दशक यानी कि 1920 से लेके ये 1929 तक की बात कर रहा है, ठीक है। और मध्य की अगर बात कर रहा है तो 1925 से मतलब आगे की बात कर रहा है, बिल्कुल 1925 तक की बात कर रहा है। और 1920 के अर्ली 1920 अगर ये बोलता है, 1920 के दशक की शुरुआत में बोलता है, तो 1920 से 1925 की बात करता है। बहुत सारे देशों ने अमेरिका से कर्ज ले रखा था, ठीक है। अब बहुत सारे जो देश थे, क्योंकि हमने भी देखा कि भाई 1923 तक अमेरिका में संपन्नता आ चुकी थी, अमेरिका ने इसने बहुत सारे देशों को कर्ज दे रखा था। अब कर्ज बोले तो इनके पास पैसा था। अब ये पैसे से मैंने क्या कहा था, ये उत्पादन कर रहे थे। अब ये उत्पादन कर रहे थे या किसी भी कोई भी प्रोडक्शन कर रहे थे, कुछ ना कुछ उत्पादन हो रहा था। लेकिन जब अमेरिका को ये चीज़ पता लगी कि महामंदी आ रही है, तो इसने अपने जो कर्ज वाले जो पैसे हैं इसने वापस लेना स्टार्ट कर दिया। तो इनके पास पैसा ही नहीं रहा, पहले ही जो है कृषि के दाम और कम थे, अब इनके पास पैसा ही नहीं है तो उत्पादन भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे कि कर्ज लेकर अपनी निवेश संबंधी ज़रूरतों को पूरा किया। बाकी देश जो है मतलब यानी कि पैसा अपना जो प्रोडक्शन कर रहे थे वो किससे कर रहे थे, कर्ज लेके कर रहे थे। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक कंपनी चलाते हैं, आपके पास फिलहाल पैसा नहीं है, आपने क्या किया, उस कंपनी में किसी दूसरे बंदे से लेके 4-5 लाख रुपए लगा दिए और सोचा कि जब मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, मैं कमा लूंगा, तो तब मैं क्या करूंगा, मैं इसको वापस दे दूंगा प्रॉफिट के साथ। लेकिन अब वो बंदा आपसे पैसे ही ले लेगा तो क्या होगा, आपकी कंपनी बंद हो जाएगी, है ना, क्योंकि आपके पास है ही नहीं पैसे लगाने के लिए। तो यही चीज़ हुई। अब हुआ क्या कि अमेरिका से कर्ज जुटाना बहुत आसान था, लेकिन संकट के संकेत मिलते ही अमेरिका के जो बिजनेसमैन थे, उद्यमी जो थे, उनके होश उड़ गए। उन्होंने क्या किया, 1928 के पहले अगर आप देखेंगे ना, तो विदेशों में जो अमेरिका का कर्जा था, ठीक है, वो था $1 अरब। और जब ये आभास हुआ कि भाई मंदी आ गई है, ठीक है, तो इन्होंने वापस अपना पैसा सब देशों से वापस मांगना स्टार्ट कर दिया और ये घटकर 1/4 रह गया, ठीक है। जो देश अमेरिकी कर्जे पर सबसे ज़्यादा निर्भर थे, उन्हें सबसे ज़्यादा गहरा एक तरीके से संकट का सामना करना पड़ा। भले ही सब देशों पर एक जैसा प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन जो अमेरिका की पूंजी लौट जाने पर दुनिया पर पूरा असर पड़ा, क्योंकि यूरोप में कई बड़े बैंक धराशायी हो गए। क्योंकि अमेरिका क्या कर रहा था, अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ से यूरोप के बैंक हैं, इन्होंने क्या किया, अमेरिका से कर्जा ले लिया, ठीक है, इन्होंने अमेरिका से कर्जा लिया। अब कर्जा लेकर क्या होगा, कर्जा लेने से फॉर एग्जांपल यहाँ पे बैंक ने भी कर्जा ले लिया, यूरोप के लोगों ने भी कर्जा ले लिया। अब लोगों ने कर्जा लिया, हो सकता है उन्होंने डायरेक्टली बैंक से लिया हो, अब इन्होंने बैंक से कर्जा ले रखा था, ठीक है, अपने बिजनेस में लगा रखा था। अब बिजनेस इनका चल नहीं रहा है, अब बिजनेस चल नहीं रहा है तो ये बैंक को लोन कैसे लौटाएंगे, तो बैंक के पास पैसे ही नहीं रहेंगे, ठीक है ना। यानी कि उसने तो ये सोचा था ना कि मैं लोन दूंगा और लोन पे मुझे प्रॉफिट मिलेगा और प्रॉफिट से मेरा काम चलेगा। लोन बैंक का ओपन करने का सिस्टम यही होता है ना कि प्रॉफिट पे चलता है, वो लोन पे जो प्रॉफिट मिलता है उसको उस पे चलता है। जब बिजनेसमैन लोन लौटा ही नहीं रहा है तो उसको प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है, तो वो लॉस में कब तक चलेगा, तो बंद हो जाएगा। तो कई देशों की मुद्रा की कीमतें बहुत गिर गई। इस झटके से ब्रिटिश पाउंड भी नहीं बच पाया। बहुत सारे आप लोगों ने देखा है, जब 9th में भी पढ़ा है कि कई देशों की तो करेंसी सिस्टम वर्क ही नहीं कर रहा था, कि भाई अगर आप एक बोगी भर भर के भी लेके जा रहे हो तब भी कोई ब्रेड नहीं दे रहा है आपको, ठीक है ना। लैटिन अमेरिका और अन्य स्थानों पर कृषि एवं कच्चे मालों की कीमतें तेजी से लुढ़कने लगी। अब कृषि और कच्चे माल की जो कीमतें थी वो तेजी से लुढ़कने लगी। अमेरिकी सरकार इस महामंदी से अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए अब देखो क्या किया इसने,
अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे समझेंगे कि अमेरिका ने पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन आपसे, अमेरिका ने अपने उस पे आयातों पर क्यों पाबंदी लगाई, ठीक है, क्यों उसने कर बढ़ा दिए एक तरीके से, ठीक है, आयाती पदार्थों पर 2 गुना सीमा शुल्क क्यों लगाया, यहाँ देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, अब भारत में लगा लो, यूरोप में पूरे में लगा लो, जिसमें पूरा ब्रिटेन वगैरह फ्रांस वगैरह सब आ गए, ठीक है, और ये हो गया अमेरिका। अमेरिका भी गेहूं उगा रहा है, अपना कृषि उत्पादन इसका भी हो रहा है, इसके भी किसान हैं। अब यहाँ पे इतनी ज़्यादा कीमतें गिर चुकी हैं, यहाँ पे गेहूं जो मिल रहा है, जो वहाँ के लोग उगा रहे हैं, फॉर एग्जांपल हो सकता है वो 5 रुपये 10 रुपये लगा लेते हैं, 10 रुपये किलो मिल रहा हो, ठीक है, वहाँ पे, लेकिन ये लोग क्या है, ये लोग 6 रुपये किलो भी देने को तैयार हैं, ये लोग 5 रुपये किलो भी देने के लिए तैयार। अगर ये इनके यहाँ आएगा तो क्या कोई अमेरिका का सामान खरीदेगा? नहीं खरीदेगा ना, तो क्या खरीदेगा? ये वाला खरीदेगा। तो इसलिए अमेरिका ने क्या किया कि भाई जैसे ही हमारे देश में ये एंटर होगा तो इस पर सीमा शुल्क लगा दिया कि भाई जैसे ही होगा तो इस पर 5 रुपये शुल्क लग गया, तो अब इससे महंगा हो गया, डेफिनेटली वो अपने देश का खरीदेंगे। तो यही यहाँ पे क्या किया, आयातित पदार्थों पर 2 गुना सीमा शुल्क लगा दिया। इस फैसले ने तो विश्व की कमर ही तोड़ दी। अब एक मार्केट तो खत्म हो गई ना, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा चांदनी चौक में जाके अपनी बुक्स वगैरह बेचता था या फिर अपनी रेडी लगाता था, अब वो वहाँ नहीं लगा पा रहा है, वो मार्केट बंद हो गई है, उसे नया मार्केट ढूंढना पड़ेगा, नया सब कुछ करना पड़ेगा। तो सेम चीज़ क्या हो रही थी, पूरे उसके साथ हो रही थी। एक तो उसने अपने कर्जा भी वापस ले लिया, एक और आर्थिक मंदी आई हुई थी, उत्पादन नहीं हो रहा था, बैंक धराशायी हो रहे थे क्योंकि लोगों को प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा था, प्रोडक्शन करने के लिए, उत्पादन करने के लिए पैसे ही नहीं थे। अब प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, बैंक को पैसे नहीं लौटाए जा रहे हैं। तो औद्योगिक देशों में भी मंदी का सबसे बुरा असर अमेरिका को ही झेलना पड़ा। कीमतों में कमी और मंदी की आशंका को देखते हुए अमेरिकी बैंकों ने घरेलू कर्जे देना बंद कर दिया। अब क्या हो रहा था, अभी तक तो लोग बहुत खुश थे क्योंकि वो तो घर भी खरीद रहे थे, कार भी खरीद रहे थे, घर बनवा भी रहे थे, वॉशिंग मशीन भी आ रहा था, फ्रिज भी आ रहा था। कैसे आ रहा था, बैंक से कर्जे पे लेके। अब मंदी आ गई, अमेरिका को लगा कि भाई मंदी आई हुई है, तो अमेरिका के जो बैंक थे उसने लोगों को कर्ज देने से मना कर दिया। अब कर्ज देने से मना कर देगा तो लोग ये सारी चीज़ें नहीं खरीद पाएंगे। अब लोग ये चीज़ें खरीद नहीं पाएंगे तो कंपनी प्रोड्यूस ही क्यों करेगी, कंपनी उत्पादन ही क्यों करेगी, तो उत्पादन कम हो जाएगा, उत्पादन कम हो जाएगा तो लोगों को प्रॉफिट नहीं होगा। तो यहाँ पे समझेंगे कि जो कर्जे दिए जा चुके थे क्योंकि उनकी वसूली हो नहीं रही थी, ठीक है, किसाने उपज नहीं बेच पा रहे थे, परिवार तबाह हो गए थे, कारोबार ठप पड़ गए थे, आमदनी में गिरावट आ गई थी। अमेरिका के बहुत सारे परिवार कर्जे चुकाने में नाकामयाब हो गए, जिसके चलते उनके मकान, कार और जो भी चीज़ें थी वो कुर्क कर ली गई, यानी कि वापस ले ली गई। 20 के दशक में जो उपभोक्तावादी संपन्नता आई थी कि लोग बहुत यूज़ कर रहे हैं, कार भी ले रहे हैं, घर भी ले रहे हैं, वो यहाँ पे एक तरीके से कहते हैं ना कि धूल की तरह उड़ गई, ठीक है। बेरोजगारी बढ़ी तो लोग काम की तलाश में दूर दूर तक जाने लगे। ये चीज़ हमने देखी कि किस तरीके से एक देश की पैसा वापस लेने से और किस तरीके से आपस में चीज़ें कनेक्टेड हैं, ठीक है ना, कि पैसा नहीं मिलेगा, मार्केट में पैसा नहीं होगा, उत्पादन नहीं होगा तो रोजगार नहीं होंगे, रोजगार नहीं होगी तो आमदनी नहीं होगी, आमदनी नहीं होगी तो लोग खरीदेंगे कैसे, ठीक है ना, पूरा एक सर्कुलेशन है, राइट। तो यहाँ पे देखिए आखिरकार जो अमेरिका की बैंकिंग व्यवस्था है वो धराशायी हो गई, यानी बिल्कुल एकदम से फेल हो गई। निवेश से अपेक्षित लाभ न पा सकने से, कर्ज वसूल न कर पाने और जमाकर्ताओं की जमा पूंजी न लौटाने के कारण हजारों बैंक दिवालिया हो गए। क्योंकि भाई जो बैंक ने जो लोन दिए हुए थे, अब बैंक क्या करता है, लोगों से मान लो पैसा लेता है, जमा के लिए पैसा लेता है, फिर लोन पे दे देता है। अब लोन पे उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। अब जब ये लोन वापस ही नहीं आ रहे हैं इसके पास, तो ये इन लोगों को भी कैसे पैसा देगा, ठीक है। तो बैंक एक तरीके से बंद हो गए। अब आप देख सकते हैं 1933 तक 4000 से ज़्यादा बैंक बंद हो चुके थे, किसकी, कहाँ पे, अमेरिका में। और 1932 के बीच तकरीबन 1,10,000 कंपनियां चौपट हो चुकी थी। यद्यपि 1935 तक ज़्यादातर औद्योगिक देशों में आर्थिक संकट के उभरने के संकेत दिखने लगे थे, लेकिन समाजों, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और राजनीति पर भी इसका एक तरीके से प्रभाव पड़ रहा था। अब हम देखेंगे कि भारत में इस चीज़ का किस तरीके से प्रभाव पड़ा। भारत, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ना कि महामंदी आई और पूरे विश्व में आई, सब देशों को इसने डिफरेंट तरीके से क्या किया, प्रभावित किया। यदि हम बात करें कि महामंदी से भारत पर क्या असर पड़ा, अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महामंदी से भारत पर क्या असर पड़ा, तो आपको इसी पैराग्राफ में से आंसर लिखना है। तो देखो एनसीईआरटी पढ़ने के 2 फायदे हैं, एक तो आप आंसर इसी में से छाट सकते हो, एक आपकी रीडिंग कैपेबिलिटी बढ़ेगी,
दूसरा जो है आपके केस बेस्ड क्वेश्चन जो आएंगे, क्योंकि आपके मटेरियल में से ही आने, आपके एनसीईआरटी में से ही आने, तो वो आप आसानी से कर पाएंगे। इस बात को अच्छी तरह से समझा जा सकता है कि 20वीं सदी की शुरुआत में, ठीक है ना, 20वीं सदी की शुरुआत कौन सी होगी, 1901 से लेके अगर हम बात करें, ये हमारी 20वीं सदी हो गई, ठीक है, कि शुरुआत की बात कर रहा है, तक वैश्विक अर्थव्यवस्था इतनी एकीकृत हो चुकी थी। एकीकृत का मतलब यहाँ पे ऐसा है कि ग्लोबलाइज्ड हो चुकी थी, यानी कि इंटरलिंक्ड हो चुकी थी, और कहा जाए तो एक दूसरे पर निर्भर है। अगर एक देश में कुछ गड़बड़ हो रही है तो दूसरे देशों में भी ये चीज़, जैसे कि अमेरिका ने अपना लोन वापस लेना शुरू कर दिया, तो बाकी देशों में भी एक तरीके से बहुत प्रभाव पड़ा। एक देश में कुछ गड़बड़ हो रही है तो बाकी देश भी उसकी गड़बड़ को फील कर रहे हैं, उस पर भी जो है चीज़ें हो रही हैं, तो बाकी भी कब कहाट देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे, जैसा कि हम पिछले उसमें देख चुके हैं कि औपनिवेशिक भारत कृषि वस्तुओं का निर्यातक था, ठीक है ना। भारत से क्या था, ब्रिटेन क्या करता था, यूरोप क्या करता था, कच्चे माल के रूप में, जो कि कच्चा माल एक तरीके से कृषि वाला जो भी चीज़ होती थी, रॉ कॉटन होती थी, वो सब लेके जाता था, और तैयार माल फिर यहाँ पे आकर बेचता था, है ना। तो महामंदी ने भारतीय व्यापार को फौरन प्रभावित किया 1928 से 1934 के बीच के देशों में, क्योंकि अब उनके वहीं पर इतना ज़्यादा कच्चा माल पड़ा है, तो वो यहाँ से क्यों लेके जाएंगे, तो भारत के जो किसान हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे। आयात और निर्यात दोनों ही घटकर आधे रह गए। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें गिरने लगी तो यहाँ भी कीमतें नीचे आई। 1928 से 1934 के बीच जो गेहूँ है उसके दाम 50% गिर गए। अगर पहले 1 किलो गेहूँ आपको मिल रहा था 10 रुपये का, तो अब वो 5 रुपये का मिलने लगा, यानी कि 50% गिरावट आ गई। शहरी निवासियों के मुकाबले ये जो समस्या थी, अब आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि शहरी निवासियों के लिए महामंदी का असर शहरी निवासियों पर कैसे पड़ा, ठीक है। तो अगर हम देखें कि जो शहरी निवासी थे, ठीक है, अब किसान और काश्तकारों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। किसान जो होते हैं वो अपनी ही भूमि पर एक तरीके से फसल उगाते हैं। काश्तकार को इंग्लिश में पीजेंट्स बोला जाता है। पीजेंट्स जो होते हैं वो दूसरे से एक तरीके से ज़मीन लेकर उस पर काम कर रहे होते हैं, राइट। थोड़ा सा लिटिल डिफरेंस होता है। यद्यपि कृषि उत्पादों की कीमतें तेज़ी से गिरने लगी। कृषि के उत्पादन जो हो रहा है, क्या होता था जब उस टाइम की बात कर रहे हैं जब तक इंडिया गुलाम था, तो भारत को क्या करना होता था, भारत के जो किसान थे या पीजेंट्स थे वो क्या करते थे, वो लोग अब जो कृषि उगाते थे उसमें से कुछ तो अपने लिए रखते थे, और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ठीक है, वो उनसे उस पर लगान भी लेती थी। अब यहाँ पे कीमतें गिर गई हैं, अब टोटली उसको मान लो मतलब 5 रुपये तक की कीमत आ गई है किलो पे। अगर मान लो उसका प्रोडक्शन हुआ है 100 किलो का, तो उसको आया 500 रुपये, 500 ही रुपये आए। पहले उसको कितने मिलते थे, पहले उसको 1000 मिलते थे। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने कह रखा है कि हम 50% हमें तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा, या 20% हमें टैक्स देना पड़ेगा। तो अब उसको खुद को इतनी आमदनी नहीं हो रही है, ठीक है, लेकिन आप टैक्स कम करने के लिए तैयार नहीं हो। जब दाम घट गए हैं तो आप लोगों को नॉर्मल सी बात है कि कर भी कम कर देने चाहिए, लेकिन जो है ब्रिटिश सरकार ने इनकार कर दिया। तो और ज़्यादा जो है काश्तकारों पर एक तरीके से प्रॉब्लम उनको झेलनी पड़ी इस मंदी की। अब बंगाल के जूट पटसन उत्पादकों को ही देखिए, जूट से एक तरीके से बोरियां वगैरह बनती हैं, बोरियों में सामान पैक होकर जाता है। तो अब सामान की आवाजावी कम हो गई है, जैसा कि हमने देखा, आयात और निर्यात जो है काफ़ी कम हो गया है, ठीक है। तो जो टाट यानी कि जो बोरी होती है उनका निर्यात बंद हो गया। अब उनका निर्यात बंद हो गया तो 60% से भी ज़्यादा गिरावट आ गई, ठीक है। अब जो जूट उगा रहे थे उनके पास तो बिल्कुल ही एक तरीके से आमदनी नहीं रही, है ना। यहाँ पे देख सकते हैं अब वो दिन पे दिन कर्जे में डूबते जा रहे हैं। यहाँ पर एक बंदे ने कहा, चलो भाई नकद की उम्मीद में ज़्यादा परसेंट तुम उगाओ, लागत और कर्जे में पिसकर ना उम्दी पाओ, सारी पूंजी लगाकर फंसाकर फसल खड़ी कर जाओ, घर पर बैठे बनिए देंगे 5 रुपये मन भाव। कह रहा है कि इतनी तुम कर्जा लो, उसके बाद क्या करो, किसकी उम्मीद में कि हम ज़्यादा फसल उगाएंगे, ज़्यादा परसेंट उगाएंगे, ज़्यादा पैसे मिलेंगे, ठीक है, चाहे कम ही रेट में मिलेंगे लेकिन ज़्यादा मिलेंगे, तो मतलब ज़्यादा उगाएंगे तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे ना। तो इस तरीके से, लेकिन जो बनिया बैठा है वहाँ पे वो अपने मनपसंद के भाव देगा कि भाई बहुत सारी पड़ी है, तू मेरे को देता हो तो दे दे, नहीं तो मैं किसी और से ले लूँगा। ये वाला सिस्टम वहाँ पे चल रहा था क्योंकि ज़्यादा उत्पादन हो रहा था। अब पूरे देश में काश्तकार पहले से भी ज़्यादा कर्जे में डूब गए थे, यानी कि जो पीजेंट्स थे, खर्चा पूरे करने के चक्कर में उनकी बचत खत्म हो चुकी थी। ज़मीन सूदखोरों के पास गिरवी पड़ी थी। घर में गहने जेवर बिक रहे थे। जो ये गहने जेवर जो बेचे जा रहे थे ना, क्योंकि अब उनके पास पैसे तो है नहीं,
तो वो सोचते थे कि चलो यार हमारे जेवर ही ले लो, अब जेवर से ही सामान खरीदा जा रहा है। जेवर हमेशा काम करते हैं, करेंसी फेल हो जाती है लेकिन जो गोल्ड होता है वो कभी फेल नहीं होता। तो मंदी के इन सालों में भारत की जो कीमती धातुएं थी ना, उनसे जो क्योंकि करेंसी तो फेल हो चुकी थी बहुत सारी जगह पे, तो सोने से जो आयात निर्यात हुआ ना, उससे बाकी देशों को बहुत मतलब एक जो व्यापार को शुरू करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कीन्स का मानना था कि भारतीय सोने के निर्यात से भी वैश्विक अर्थव्यवस्था को दोबारा से जीवित करने में काफ़ी मदद मिली। ठीक है, इस निर्यात ने ब्रिटेन की आर्थिक दशा सुधारने में तो निश्चय ही मदद दी, लेकिन भारतीय किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ। ब्रिटेन की तो सुधर गई, ठीक है, लेकिन बाकी भारत पे इसका कोई असर नहीं पड़ा। 1931 में आप देख सकते हैं कि इसी मंदी का दौर ये चल रहा था और उसी टाइम पे महात्मा गांधी ने अपना क्या किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी लागू किया था, जिसमें किसानों ने काफ़ी बढ़ चढ़ के भाग लिया था। यह मंदी शहरी भारतीयों के लिए इतनी दुखदाई नहीं थी, क्योंकि कीमतें गिर जाने से तो उनका तो फायदा ही हो गया था ना। पहले गेहूं जो उनको 10 रुपये किलो मिल रहा था, 5 रुपये किलो मिल रहा है, 3 रुपये किलो मिल रहा है, 4 रुपये किलो मिल रहा है, तो उनको तो फायदा हो गया ना। और जो लोग कहीं पे जॉब करते थे या फिर अपनी ज़मीन से भाड़ा मिलता था, उनके लिए भी इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन किसानों के लिए बहुत ज़्यादा पड़ा फर्क। ठीक है, राष्ट्रवादी खेमे के दबाव में उद्योगों की रक्षा के लिए सीमा शुल्क बढ़ा दिए गए और जैसे औद्योगिक क्षेत्र भी निवेश में भी तेज़ी आई। अब यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र के निवेश में भी तेज़ी आती है। ठीक है, अब हम जानेंगे, अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, हमने यहाँ पे पढ़ लिया कि 1929 से लेके 1939 तक के बीच में काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें चली। अब हम देखते हैं कि पूरा विश्व जो है झूल ही रहा है। 1939 के बाद थोड़े थोड़े से जो है उभार आने लगा था थोड़ा थोड़ा। अब हम ये देख रहे हैं कि यार 1939 में दूसरा विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाता है। अब विश्व युद्ध स्टार्ट होगा तो डेफिनेटली लोगों की जब युद्ध लड़ा जा रहा है, ठीक है, और अब ये वाला युद्ध ऐसा युद्ध है जिसमें लोग युद्ध क्षेत्र में लड़ रहे हैं, मैदान में जहाँ लड़ रहे हैं सिर्फ वही नहीं मर रहे हैं, जो लोग नहीं लड़ रहे हैं वो भी मर रहे हैं, क्योंकि उन पे बमबारी हो रही है, बम डाल दिए जाते हैं कहीं भी ले जाके, गोलाबारी हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण युद्धोत्तर काल। ठीक है, पहला विश्व युद्ध खत्म होने के केवल 2 दशक बाद ही, क्योंकि 1918 के आसपास खत्म हुआ था, इसके 20 साल लगा लो, लगभग 1939 में ये स्टार्ट हो गया था। ठीक है, जैसे पहली बार 2 गुटों में बटा हुआ था, इस बार भी 2 ही गुटों में बटा हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो पहला हो गया हमारा ध्रुवीय शक्ति, ठीक है, जिसमें जर्मनी, जापान और इटली थे एक साइड में, और दूसरे थे मित्र राष्ट्र, ब्रिटेन, सोवियत संघ, इसको रूस भी कह सकते हो आप, जापान और इटली। तो दूसरा खेमा मित्र राष्ट्र के नाम से जाना जाता था। ठीक है, 6 साल तक ये युद्ध चला, वो वाला 4 साल तक चला था। और ये युद्ध अगर देखें, अगर जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो अगर उस टाइम का सबसे ज़्यादा खतरनाक था, तो ये अब तक का सबसे खतरनाक बन चुका था। ठीक है, इसमें और भी ज़्यादा लोग मारे गए, लगभग 6 करोड़ के करीब लोग मारे गए और 3% लोग घायल हो गए। यहाँ पे सिर्फ जो युद्ध लड़ रहे थे वो नहीं मर रहे थे, बाकी लोग भी मर रहे थे, क्योंकि किसी भी शहर पे हवाई बमबारी कर देते थे लगातार। ठीक है, और युद्ध ने बेहिसाब अब लोग मर रहे हैं, 6 करोड़ लोग मर रहे हैं, किसी ना किसी के घर पे से तो ये बिलोंग करते हैं। वहाँ का एक एबल्ड पर्सन मर रहा है जो युद्ध लड़ रहा है, तो वहाँ की आमदनी भी घटेगी, वहाँ पे एक नेगेटिविटी भी कह सकते हैं एक तरीके से, कि बहुत सारी चीज़ों पे प्रभाव पड़ेगा, रोजगार पे प्रभाव पड़ेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि युद्धोत्तर काल में पुनर्निर्माण का काम। अब बात करते हैं कि ये चीज़ें हमने देख ली कि भाई हमारा जो सेकेंड विश्व युद्ध हुआ उसके बाद फिर से हमारा क्या हुआ, जो अर्थव्यवस्था है वो गड़बड़ा गई। ठीक है, फिर अभी इसको पुनर्निर्माण तो किया जाएगा ना। तो ये हमारा 2 बड़े प्रभाव के अंदर हुआ, एक तो रशिया का प्रभाव था, सोवियत संघ का प्रभाव था, और दूसरी ओर प्रभाव था अमेरिका का। ठीक है, अमेरिका यानी कि कुछ लोग अमेरिका से ज़्यादा, कुछ देश अमेरिका से ज़्यादा प्रभावित थे, कुछ देश सोवियत संघ से ज़्यादा प्रभावित थे, और दोनों में अपनी डोमिनेंस स्थापित करने के लिए कोल्ड वार भी हुआ था। कोल्ड वार, शीत युद्ध बोलते हैं इसको। शीत युद्ध बोले तो ऐसा कोई हथियारों से लड़ाई नहीं लड़ी जा रही थी, बस कभी किसी देश ने कहीं पे व्यापार बंद कर दिया, कभी कहीं पे सैंक्शन लगा दिए, इस तरीके से लड़ा जा रहा था एक तरीके से। नाज़ी जर्मनी को हराने के लिए सोवियत संघ ने ना काफ़ी ज़्यादा सेक्रीफाइस किया था, और इसने अपने देश को इतना डेवलप कर लिया था कि ये बहुत पिछड़े खेतरहारी देश से अब ये एक विश्व की शक्ति की हैसियत में आ गया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे युद्धोत्तर बंदोबस्त और ब्रिटेन वुड्स संस्थान। अब क्या हुआ, लोगों ने ना
जो भी इकोनॉमिस्ट थे, जो भी पॉलिटिशियंस थे, अर्थशास्त्री थे, राजनीतिज्ञ थे, उन्होंने दो सबक लिए ये युद्ध लड़े गए जब भी, कि भाई एक तो जो बृहत उत्पादन है, ठीक है, बृहत उत्पादन हो रहा है यानी कि मास प्रोडक्शन हो रहा है, अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसके, देखो यहाँ से समझाती हूँ मैं आपको, यार एक स्लाइड बनाई थी मैंने, ये ठीक है, आपने बृहत उत्पादन किया यानी कि चीज़ें प्रोड्यूस कर दी, अब अगर उनको कोई खरीदने वाला नहीं है, कंज्यूम करने वाला नहीं है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब उनको, आपको कोई खरीदने वाला चाहिए यानी कि उनको उपभोग करने वाला चाहिए। अब उपभोग कैसे करेगा कोई, अगर उनके पास पैसे नहीं है तो उनके पास इनकम होनी चाहिए। अब इनकम कैसे आएगी, रोजगार होने चाहिए। अब रोजगार कैसे होगा, आर्थिक स्थिरता यानी कि इकोनॉमी में स्टेबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार बहुत उछाल आ गया, एक बार फिर डाउन चला गया। अब ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कोई अपने घर से तो करेगा नहीं, कोई भी प्राइवेट कंपनी नहीं करेगी। तो ये कैसे होगी, ये गवर्नमेंट करेगी यानी कि सरकार करेगी। सरकार कैसे करेगी, जब सरकार का व्यापार या फिर जो भी बहुत सारे संसाधन हैं या फिर बहुत सारी कंपनियां हैं उन पे एक तरीके से अधिकार होगा, तभी तो वो उन कंपनियों में जॉब दे पाएगी ना लोगों को। ठीक है, तो ये एक तो ये सबक इन्होंने ले लिया। दूसरा सबक इन्होंने ले लिया कि अब जो है हम एक ऐसे विश्व में, एक ऐसे समय में एंटर हो गए हैं जहाँ पे विश्व आपस में बहुत ज़्यादा निर्भर है। तो विश्व व्यापार वहाँ के हमें उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई आपस में जो व्यापार है वो डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, जब भी युद्ध हुआ तो क्या हुआ, आपस में जो देश थे जिनके साथ व्यापार चलता था उनके साथ व्यापार रुक जाता था, तो जो व्यापारी थे, जो लोग थे, वो और ज़्यादा डाउन चले जाते थे। ठीक है, बैंकों को अपना लोन नहीं वापस मिलता था। तो इसी तरीके से यहाँ अगर देखें तो दूसरा सबक जो बाहरी दुनिया के साथ आर्थिक संबंधों के बारे में था कि ये भी बना के रखने पड़ेंगे। ठीक है, और ये सब पूर्ण रोजगार का लक्ष्य केवल तभी हासिल किया जा सकता है जब सरकार के पास जो वस्तुएं हैं, पूंजी है और श्रम की आवाजाही जो है वो चलती रहे। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, इस युद्ध के बाद, युद्धोत्तर मतलब युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यह था कि औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता आ जाए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ जाए। उसके बाद कोई बहुत बड़ा युद्ध नहीं हुआ, विश्व युद्ध नहीं हुए, युद्ध हुए एक देश दूसरे देश के बीच में हो गए, लेकिन बहुत बड़े युद्ध नहीं हुए। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, एक फ्रेमवर्क बनाया और एक मीटिंग की जुलाई 1944 में। कब की ये मीटिंग, जुलाई 1944 में। और कहाँ पे की, अमेरिका में, ये एक शहर है न्यू हैम्पशर कि ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर ये किया गया, और इसीलिए इसको ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बातचीत की, इन्होंने एक तरीके से जो भी सदस्य देश थे इसमें विदेशी व्यापार में लाभ और घाटे से निपटने के लिए, अगर भाई लाभ हो रहा है, घाटा हो रहा है, मान ली किसी को घाटा हो रहा है तो उसको लोन दे देंगे, किसी को लाभ हो रहा है तो वो अपना जो पैसा है यहाँ पे आके जमा कर सकता है IMF में। तो दो एक ऐसे इंस्टीट्यूट बनाए गए, एक IMF और एक वर्ल्ड बैंक। ठीक है, ताकि लोगों को जो पैसा है उसकी कमी ना पड़े, और अगर मान लो किसी देश को बहुत प्रॉफिट हो रहा है, पैसा सरप्लस में, तो वो जमा भी करा सकता है। ठीक है, तो ये दो एक ऐसे एक संस्थान बनाए गए युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने के वास्ते। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, जिसको हम विश्व बैंक भी कहते हैं, कई बार ये जो है विश्व बैंक का अंतर्राष्ट्रीय IBRD पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को हम वर्ल्ड बैंक भी कहते हैं। ठीक है, का गठन किया गया। इसी वजह से विश्व बैंक और IMF को हम, मतलब ये एक ही समय पे किए गए थे, दोनों दो ये ऑर्गेनाइजेशन जो बनाई थी एक ही समय पे की गई थी। कहाँ पे की गई थी, ब्रिटेन वुड्स में। तो इसलिए इसको ब्रिटेन वुड्स ट्विन भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसे ब्रिटेन वुड व्यवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब हुआ क्या, विश्व बैंक और IMF ने 1947 में औपचारिक रूप से काम करना शुरू किया। ठीक है, यानी कि ऑफिशियल रूप से इन्होंने कब काम करना स्टार्ट किया, 1947 में। बनाया कब गया था, 1944 में एक मीटिंग में डिसाइड हुआ था कि ये ऑर्गेनाइजेशंस बनेंगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो देश थे, इसमें बाकी देश भी शामिल थे, पश्चिमी जो देश थे, जो वेस्ट के देश थे, वो मोस्टली शामिल थे इसमें। ठीक है, तो अमेरिका जो था वीटो अप्लाई कर सकता था। वीटो का मतलब क्या है, मान लो सभी देशों ने मिलके, जितने भी देश इसके मेंबर थे, सभी देशों ने मिलके क्या किया, कोई निर्णय लिया, कोई डिसीजन लिया। अब जो इन्होंने निर्णय लिया ना, अगर अमेरिका ने उसको ना कर दिया तो वो निर्णय वहीं पे खत्म हो जाएगा। यानी कि सिर्फ एक देश के पास ऐसी पावर थी, वो कौन सा था, अमेरिका के पास ऐसी पावर थी कि अगर वो बाकी देशों के निर्णय को खारिज कर सकता था। इसको वीटो कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था, राष्ट्रीय मौद्रिक और मौद्रिक व्यवस्था को एक दूसरे से जोड़ने वाली व्यवस्था है। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था, ब्रिटेन वुड व्यवस्था निश्चित विनिमय दरों पर आधारित थी। निश्चित
विनिमय दरों पर कैसे आधारित थी। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने डिसाइड कर दिया कि $1 में कुछ 30 रुपये लगा लो, ठीक है, 30 नहीं 20 रुपये लगा लो, 20 रुपये जाएंगे, और ऐसे ही $1 के 20 पाउंड जाएंगे, कुछ ऐसे फिक्स कर दिया कि ये फिक्स रहेंगे, ऊपर नीचे नहीं होंगे। आज के टाइम में आप देखोगे आज डॉलर की वैल्यू कितनी है रुपए की, कल बदल जाएगी, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से है। लेकिन उस टाइम पे क्या था, फिक्स कर दिया। और सोने का भी मूल्य बांध दिया कि $1 की कीमत 35 औंस सोने के बराबर होगी। अब हुआ क्या, ये चीज़ें फिक्स कर दी गई कि भाई ऐसे ऐसे चलेगा। अब प्रारंभिक युद्धोत्तर वर्ष, शुरू में हुआ क्या कि ब्रेटन वुड व्यवस्था ने पश्चिमी औद्योगिक राष्ट्रों और जापान के लिए व्यापार में आय वृद्धि कर दी, क्योंकि वो वहाँ से पैसे ले सकते हैं। 1950 से 1970 तक विश्व व्यापार में इतनी वृद्धि हुई कि जो विश्व की जो आय है, अब जो एक तरीके से विश्व व्यापार जो है वो 8% के दर पे बढ़ने लगा, और विश्व की जो आय है वो 5% के दर से बढ़ने लगी। और अब बेरोजगारी भी जो है औसतन 5% से भी कम हो चुकी थी, ठीक है। तो ये हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा सभी विश्व में जो देश हैं उनमें सब चीज़ें ठीक ठाक चल रही हैं। अब हुआ क्या कि आप लोगों को मालूम है 1950 से 1970 में बहुत सारे जो देश हैं आज़ाद हुए थे। हमारा देश भी आज़ाद हुआ था, है ना, 1947 में। अब जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, अब और बाकी जो देश थे, जैसे यूरोप के जो देश थे, पश्चिम वाले जो देश थे, हमारी जो एशिया वाले जो देश हैं उनको पूर्वी देश कहा जाता है, और जो इधर वाले हैं एक तरीके से यूरोप या फिर अमेरिका, कनाडा, साउथ अमेरिका, इनको हमारा पश्चिम वाले देश कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो देश थे, अब पश्चिम वाले जो देश थे IMF पे और वर्ल्ड बैंक पे इतने ज़्यादा निर्भर नहीं रह गए थे। तो अब इन्होंने सोचा कि जो देश अभी अभी आज़ाद हुए हैं, क्यों ना उनको सप्लाई की जाए पैसे की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसलिए यहाँ पे देखेंगे इन दशकों में तकनीक और उद्यम का विश्वव्यापी व्यापार प्रसार हुआ। विकासशील देश विकसित औद्योगिक देशों के बराबर पहुंचने की जी तोड़ कोशिश करने लगे, यानी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थी वो अब डेवलप्ड कंट्रीज़ के, क्योंकि अभी जो एक तरीके से देखेंगे कि इंडस्ट्रीज़ भी अलग अलग जगह पे स्थापित हो चुकी हैं। जापान एक नए सिनेरियो में आ चुका है। अब आधुनिक तकनीक के चलने से संयंत्रों और उपकरणों के आयात पर बेहिसाब पूंजी का निवेश किया जाने लगा। हर देश को ये लगा कि भाई हमारे यहाँ भी इंडस्ट्री सेटअप होंगी, इंडस्ट्री सेटअप करेंगे तो क्या होगा, हमारे देश का भी जो है इकोनॉमी इम्प्रूव होगी। एंड अनौपनिवेशीकरण, अनौपनिवेशीकरण का मतलब है डीकोलोनाइजेशन, ठीक है। उपनिवेशीकरण था, जैसे क्या हो रहा था, उपनिवेशीकरण में क्या हो रहा था, उपनिवेशीकरण में दूसरे देशों की जो रिसोर्सेज थे उनको यूज़ किया जा रहा था। अब क्या हो रहा है, अनौपनिवेशीकरण, यानी कि जो कॉलोनीज हैं उनको आज़ाद किया जा रहा है, जैसे भारत भी आज़ाद हो गया था, ठीक है। अगले 2 दशकों में एशिया और अफ्रीका के जो ज़्यादातर उपनिवेश स्वतंत्र स्वाधीन यानी कि आज़ाद बन गए थे, लेकिन ये सभी देश गरीबी एवं संस्था की कमी से जूझ रहे थे, तो इनके पास संसाधन तो थे नहीं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, IMF और विश्व बैंक का गठन तो औद्योगिक देशों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हुआ था, लेकिन अभी तक जो भूतपूर्व जो बाकी जो देश थे वो अपना जो था अच्छी तरीके से काम कर रहे थे। तो अब IMF ने क्या किया, उसके कारण ये देश IMF और विश्व बैंक पर बहुत निर्भर नहीं रहे। इसी कारण 50 के दशक के आखिरी सालों में आकर ब्रिटेन वुड्स संस्थान विकासशील देशों पर पहले से ज़्यादा ध्यान देने लगा, ठीक है। जो डेवलपिंग कंट्रीज थी, जो अपने यहाँ पे जिनको पैसा चाहिए था, संसाधनों की कमी से जूझ रही थी, तो अब उनको लोन वगैरह प्रोवाइड करने लगा, उनको वित्तीय सहायता प्रोवाइड करने लगा। दुनिया के जो अल्प विकसित भाग उपनिवेशों के रूप में पश्चिमी साम्राज्यों के जो अधीन थे, विडंबना यह थी कि जो नए नए राष्ट्रों के रूप में अपनी जनता को गरीबी और पिछड़ेपन से बाहर निकालने के लिए उन्हें ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से मदद लेनी पड़ी जिन पर भारतीय उपनिवेशिक शक्तियाँ थी उन्हीं के वर्चस्व में था, ठीक है। अनौपनिवेशीकरण के बहुत साल बीत जाने के बाद भी बहुत सारे देश ऐसे थे कि वो, क्योंकि उनको पैसा चाहिए, है ना, उधार के लिए पैसा चाहिए, अपने देश में संसाधन लागू करने के लिए पैसा चाहिए, नई मशीनें लेके आने के लिए पैसा चाहिए, लेकिन अब जो बैंक भी है या फिर जो भी लोन भी उनको मिलेगा तो उन्हीं देशों से मिलने वाला है। तो इसी वजह से जो देश थे अभी भी पूरी तरीके से उनको क्या था, पूरी तरीके से उनको आज़ाद नहीं किया था। तो फिर क्या हुआ कि जो ये सभी जो देश थे इन्होंने मिल के, विकासशील जो देश थे, डेवलपिंग जो देश थे, 50-60 देशों ने मिल के क्या किया,
50 और 60 के दशक में बहुत सारे देशों ने 77 कुछ देशों ने मिलकर अपना एक ग्रुप बनाया ताकि आपस में ही लेन देन हो जाए, आपस में ही पैसा का लेन देन हो जाए और अपने संसाधनों पे अपना ही नियंत्रण रहे, अपने मन चाहे तरीके से हम उनको यूज़ कर सकें और हमारा जो एक डिपेंडेंसी है, जो हम निर्भर हैं दूसरे पश्चिमी देशों पर, वो ना रहे। उसलिए एक ग्रुप बनाया, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली बनाई जिसका नाम था न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर के लिए आवाज़ उठाई और समूह 77 के रूप में संगठित किया गया, NIEO। ठीक है, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर इसकी फुल फॉर्म है। एक ऐसी व्यवस्था था जिसमें उन्होंने अपने संसाधनों पर सही मायनों में नियंत्रण मिल सके, जिसमें उन्हें विकास के लिए अधिक सहायता के लिए कच्चे माल के लिए सही दाम मिले और अपने तैयार माल को विकसित देशों के बाजार में पहुंचाने के लिए बेहतर पहुंच मिले। ठीक है, तो ये देख सकते हैं। अब ब्रिटेन वुड्स का समापन और वैश्वीकरण की शुरुआत। अब देखो सालों की स्थिरता, अब बहुत टाइम के बाद सभी देश ठीक ठाक परफॉर्म करने लगे। ठीक है, सालों की स्थिरता, तेज वृद्धि के बावजूद युद्धोत्तर दुनिया में सब कुछ सही नहीं चल रहा था। 60 के दशक से ही, यानी कि 1960 का दशक हम बात करें, विदेशों में अपनी गतिविधि की भारी लागत ने अमेरिका की वित्तीय और प्रतिस्पर्धा, भारी विदेशों में इसने अपनी बहुत ज़्यादा पूंजी इन्वेस्ट कर रखी थी। ठीक है, तो इसका जो कंपटीशन हो रहा था वो कमज़ोर हो रहा था। अमेरिकी डॉलर जो था अब दुनिया में उतना प्रभावशाली नहीं था, सोने की तुलना में डॉलर की जो कीमत थी अब गिरने लगी थी, अतः स्थिर विनिमय दर की व्यवस्था विफल हो रही थी। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब यहाँ पे जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, ठीक है ना, फिक्स्ड की जगह क्या कर दिया, प्रवाहमयी विनिमय दर को स्थापित कर दिया। जैसे कि आज के टाइम में अगर आप देखेंगे, जैसे मैंने कहा कि पहले $1 में आप 20 रुपये मिलेंगे, अब आज अगर आप देखेंगे कि $1 में कितने रुपए मिलते हैं, हो सकता है आज 81 रुपीज़ मिल रहे हों, कल को हो सकता है ये डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से इसमें 78 रुपीज़ मिल रहे हों, और फिर परसों हो सकता है कि इसमें आपको अराउंड 76 रुपीज़ मिल रहे हों या फिर 82 रुपीज़ मिल रहे हों। तो अपने आप ऊपर नीचे होता रहता है। तो ये प्रवाहमयी या फिर अस्थिर विनिमय दर की व्यवस्था हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 70 के दशक के मध्य में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में भी भारी बदलाव आ चुके थे। विकासशील देश, ठीक है, जो डेवलपिंग देश के कर्जे थे और विकास संबंधी सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की शरण लेने लगे थे। ठीक है, अब उन्हें पश्चिमी व्यवसाय बैंक या निजी ऋण संस्थानों से कर्ज लेने के लिए बाध्य किया जाने लगा। ठीक है, विकासशील विश्व में समय समय पर कर्ज संकट पैदा होने लगा। विकासशील यानी कि जो डेवलपिंग हमारे देश में भी आया था अराउंड 1990 के अराउंड, हमारे यहाँ पर भी एक ऐसी प्रॉब्लम आई थी। ठीक है, जिसमें हमें IMF से लोन लेने के लिए कंडीशन रख दी गई थी कि भैया आप अपने बाज़ार ओपन कर दीजिए। तो वो भी हम बाद में देखेंगे, अभी बस इतना ही ध्यान रखो कि बहुत सारे देश ऐसे थे जिनको कहा गया कि भैया आपको तब ही आपको लोन मिलेगा जब आप अपने बाज़ार को ओपन कर दोगे, या फिर कुछ और शर्तें लागू कर दी गई। और ये समस्या जो थी अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में सबसे ज़्यादा दिखाई देने लगी। औद्योगिक विश्व भी बेरोजगारी की समस्या में फंसने लगा। 70 के दशक के मध्य बेरोजगारी बढ़ने लगी। 90 के दशक के प्रारंभिक वर्षों तक वहाँ काफ़ी बेरोजगारी हो गई। 70 के दशक के आखिर सालों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी, एशिया के ऐसे देशों में, अब बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या थी, जो MNCs होती ना, मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन, ये आप अपना ज्योग्राफी में भी पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या करती हैं, फॉर एग्जाम्पल एक कार है, कार के बहुत सारे जो पार्ट्स हैं ना ऐसे देशों से बनवा लेंगी जैसे चाइना, ठीक है, या फिर इंडिया। ठीक है, जहाँ पे उनको सस्ता लेबर मिलेगा, क्योंकि अगर अपने ही देश से, फॉर एग्जाम्पल कोई MNC है अमेरिका की है, अगर वो अपने देश में इसका प्रोडक्शन करेगी तो वहाँ पे जो मज़दूर है वो बहुत महंगा है, चाइना में सस्ता है, तो यहाँ से अपना कुछ सेटअप कर देगी। अब इंजीनियरिंग का वर्क कराना है तो वो इंडिया में ज़्यादा सस्ता पड़ता है, तो इंडिया में इंजीनियरिंग का वर्क यानी कि उनको असेंबल करने का वर्क करा लेगी। तो इस तरीके से अपनी ही एक कंपनी की जो ब्रांचेस अलग अलग देशों में होना और वहीं पे प्रोडक्शन कराना और फिर प्रोडक्ट को असेंबल करके बेच देना, एक तरीके से आप कह सकते हैं। ठीक है, MNC एक कंपनी कहलाती है, यानी कि अलग अलग देशों में उसकी स्थापना होना। तो बहुत सारे देशों में, चीन 1949 की क्रांति के बाद विश्व अर्थव्यवस्था से अलग थलग ही था, लेकिन बाद में ये ओपन हो गया था। ठीक है, क्योंकि विश्व सारा ओपन हो रहा था। अब यहाँ पे हमने देखा कि जो ये विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियां थी ये ऐसे देशों में स्थापित करने लगी थी। अब यहाँ पे देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, आप कहोगे कि पहले विश्व युद्ध में आए, फिर उसके बाद हम ये पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से
हम और ज़्यादा पास आते गए, एक देश दूसरे देश के साथ और ज़्यादा इंटरेक्शन कैसे बढ़ने लगा, क्योंकि एमएनसी कंपनी सेटअप होने लगी, बहुत सारी सॉफ्टवेयर कंपनियां हमारे यहाँ पे हैं, रिबॉक के शोरूम यहाँ पर हैं, ठीक है। अब अगर आप चाहें तो अब तो ऑनलाइन हो गया है सिस्टम, तो अब आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ पे विदेशी कंपनियां, जब एक देश की कंपनी दूसरे देश, कई देशों में सेटअप हो जाएगी, तो उनका भी तो आपस में लेन देन जो है वो बढ़ेगा ना, ठीक है। तो ये पूरा जो हमने चैप्टर पढ़ा है, ये आपसी लेन देन किस तरीके से बढ़ा, आपसी हम एक दूसरे के साथ किस तरीके से पास में आए, वो उसी के लिए था। तो यही हमने देखा है, ठीक है। तो यहाँ पे उद्योगों को कम वेतन वाले देशों में ले जाने के लिए वैश्विक व्यापार और पूंजी प्रवाह पर असर पड़ा, ठीक है। क्योंकि अब जब मान लो कंपनी किसी और देश की है, अमेरिका की है, लेकिन ये पैसा किसको दे रही है, चाइना को दे रही है, तो इनका आपस में लेन देन व्यापार बढ़ गया ना, ठीक है। भारत, चीन और ब्राज़ील आदि देशों की अर्थव्यवस्था में भारी बदलाव के कारण दुनिया का आर्थिक भूगोल बढ़ एक तरीके से, क्योंकि ये देश काफ़ी अच्छे तरीके से रैपिड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, ठीक है ना। तो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से पूरा विश्व पास में आया। शुरू में हमने देखो, हम एक समअप कर देते हैं एक तरीके से, इसको समअप करने का हमने कहाँ से स्टार्ट किया, हम पढ़ रहे हैं वैश्वीकरण, ठीक है, भूमंडलीकृत विश्व का बनना, कि ये विश्व किस तरीके से बना। पहले तो इतना पहले भी था, ठीक है ना, पहले भी एक दूसरे से व्यापार होता था, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होता था। पहले जब हमने देखा कि जब तक अमेरिका नहीं डिस्कवर हुआ था, अमेरिका डिस्कवर ही क्यों हुआ, क्योंकि समुद्री मार्ग हम डिस्कवर कर रहे थे। समुद्री मार्ग जब आ गए तो एशिया के साथ भी जो है व्यापार बढ़ने लगा, ठीक है। और फिर उसके बाद कॉलोनाइजेशन होने से उपनिवेशीकरण होने लगा, उपनिवेशीकरण होने के बाद फिर तो कॉलोनीज बनने लगी। फिर अमेरिका में किस तरीके से ट्रेड हुआ, किस तरीके से कॉलोनाइजेशन हुआ, किस तरीके से अफ्रीका को अपने अंडर लाया गया, ठीक है, कौन कौन सी नीति अपनाई गई, फिर किस तरीके से विश्व युद्ध हुआ, फिर किस तरीके से विश्व युद्ध की वजह से इकोनॉमी खराब हुई, ठीक है। फिर हमने देखा कि किस तरीके से चीज़ें चल रही थी, ये पूरा हमने इस चैप्टर में पढ़ा है कि कैसे आज की स्थिति में हम पहुँचे हैं, ठीक है। तो आई होप सो ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, इसके क्वेश्चन आंसर्स भी हम जल्दी ही करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।